बच्चों हाजिर है हम अपने अगले सेशन में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो होगा उत्तक। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उत्तक लिखा हुआ है, क्लास 9th बायोलॉजी लिखा हुआ है, जीव विज्ञान। और क्लास 9th का ये जीव विज्ञान है। हालांकि इसे देख सकते हैं सारे बच्चे जो जिन्हें बायोलॉजी का बेसिक करना है, प्लस में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ से बड़े सारे सवाल पूछेंगे इस चैप्टर से। तो एक कंप्लीट पैकेज होगा। आइए बिना देर करते हुए हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, उत्तक लिखा हुआ है, टिश्यू क्या होता है, उत्तक किसे कहते हैं, इसकी चर्चा पहले कर ले, फिर आएंगे हम प्रश्नों की ओर। और देखो उत्तक किसे कहते हैं। बच्चों लिखा हुआ है, समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, कोशिका से क्या बनता है, कोशिका के समूह से क्या बनता है, उत्तक बनता है। और उत्तक के समूह से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग के समूह से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या बनता है, एक शरीर, एक इंडिविजुअल, एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है ना। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंग तंत्र, और बड़े सारे अंग तंत्र मिलकर के क्या बना देते हैं, जीव बना देते हैं। आज हम बात करेंगे उसी उत्तक की। बच्चों अगर हम बात करें उत्तक की, तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे पादप उत्तक, पादप उत्तक, पादप उत्तक। और दूसरा होता है बच्चों जंतु उत्तक, जंतु उत्तक, जंतु उत्तक। अब पादप उत्तक होते हैं दो प्रकार के। एक होता है विभिज्योत्तक, विभिज्योत्तक, विभिज्योत्तक। और एक होता है अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। अब बच्चों अगर हम बात करें विभिज्योत्तक के, मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, मेरिस्टेमेटिक। इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट। तो विभिज्योत्तक के प्रकार है तीन बच्चों। सबसे पहले शीर्षस्थ, एपिकल, शीर्षस्थ। फिर देखो पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ। फिर देखो अंतर्वेशी, अंतर्वेशी। ये तीनों बच्चों क्या है, विभिज्योत्तक के प्रकार हैं। सवाल यहां से भी रहेंगे। अस्थायी उत्तक की बात करें तो यहां दो होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। फिर होता है बच्चों जटिल, जटिल अस्थायी उत्तक। अब बच्चों सरल अस्थायी उत्तक की जब बात करेंगे तो सरल अस्थायी उत्तक में होते हैं क्या क्या, इसमें होता है तुम्हारा मृदोत्तक, पैरेन्काइमा। फिर होता है स्थूल कोलोत्तक, और फिर होता है दृढ़ोत्तक। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्टेरेन्काइमा। और जटिल अस्थायी उत्तक में होता है जाइलम और फ्लोएम। इन सारे से सवाल रहेंगे। जंतु उत्तक की बात करें बच्चों, यहां भी बड़े सारे प्रकार होंगे जंतु उत्तक में भी। सबसे पहले होता है एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियल, एपिथेलियल, एपिथेलियल उत्तक, सल्काप बोलते हैं इसको। फिर होता है बच्चों संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, अस्थि के बारे में पढ़ेंगे, संयोजी उत्तक। और बच्चों पुनः होता है इसके बाद पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक, पेशी उत्तक। और एक और होता है तंत्रिका उत्तक। इसके बड़े सारे प्रकार हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आज जो होगा
जितने सवाल होंगे सारे इसी टॉपिक से होंगे, इसी में बहुत गहराई हम लोग जाएंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखो बच्चों, दिया हुआ है, इसको बढ़िया से हो सकता है क्या? ये इसका लेंस लग रहा है। बच्चों पहला सवाल देखिए, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो बच्चों पौधे की लंबाई बढ़ती है शीर्षस्थ विभजोतक द्वारा। क्या उत्तर होगा? शीर्षस्थ विभजोतक, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्षस्थ विभजोतक द्वारा बच्चों पौधे की लंबाई बढ़ती है, और ये जो रहता है ऊतक, ये पौधे के तना एवं जड़, पौधे के तना एवं जड़ वाले भाग में स्थित होता है। बच्चों ये सभी पार्श्वस्थ की बात करो, अंतर्वेशी की बात करो और शीर्षस्थ की बात करो, ये तीनों क्या है? विभजोतक ऊतक के प्रकार है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इन तीनों में विभाजन करने की क्षमता होती है। बच्चों मृदोतक की बात करें तो ये सरल अस्थाई ऊतक है, इसे वो बोलते हैं अंग्रेजी में पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा बोलते हैं। अगला सवाल देखो, मृदोतक ऊतक एक प्रकार का क्या है? सरल ऊतक है। क्या है? सरल ऊतक। मृदोतक ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है। ठीक है क्या बाबू? सरल ऊतक है। मृदोतक ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है, सरल ऊतक है, सरल ऊतक है। बच्चों जटिल ऊतक पूछे आपसे, आप बताएंगे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये बच्चों जटिल ऊतक है। तो विभजोतक क्या होते हैं? वैसे ऊतक जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, चाहे पार्श्वस्थ का लो, अंतर्वेशी का लो, शीर्षस्थ का लो, सभी क्या है? विभजोतक ऊतक है। अगला सवाल बच्चों, जीवित कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? किन किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है आपको बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा मृदोतक और स्थूल ऊतक। मृदोतक यानी ऑप्शन नंबर सी, मृदोतक और स्थूल कोण ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों, जबकि दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जहां जहां दृढ़ दिया हुआ है, तो यहां भी दृढ़ दिया हुआ है, यहां भी दृढ़ दिया हुआ है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। क्या होती हैं? मृत। तो बचा कौन? मृद ऊतक और स्थूल ऊतक, यही जो सेगमेंट है ये सही है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर यानी ग। विभाजन की क्षमता होती है, वैसे ऊतक जो विभाजन कर लेते हैं उसे कहते हैं विभजोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ध्यान देना, अगला सवाल कह रहा है किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? बच्चों लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है और जो सीमेंट की तरह कठोर होता है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो सीमेंट की तरह कठोर होता है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो सीमेंट की तरह कठोर होता है बच्चों। क्या होता है? सीमेंट की तरह कठोर। तो सवाल है कि किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो उत्तर क्या होगा इसका? दृढ़ ऊतक। क्या आंसर होगा इसका बच्चा? दृढ़ ऊतक होगा। भाई दृढ़ ऊतक, इसको बोलते हैं हम लोग एस्केलेरेन काइमा। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्केलेरेन, एस्केलेरेन काइमा। ये एक बच्चों स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक है एस्केलेरेन काइमा।
तो इसमें क्या होता है, इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है, बाकी जो है ये मृदुतक, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई है, बाकी की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? सबको पता है कि गैसों का विनिमय स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होता है, ये तो मैंने बता भी दिया हुआ है। संवहन ऊतक किसे कहते हैं बच्चों? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को बच्चों जटिल ऊतक भी कहते हैं और इन्हें ही हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्योंकि इनके बारे में बड़े सारे प्रश्न आएंगे तो हम अभी यहाँ चर्चा करेंगे नहीं, बस नाम लिख देना केवल। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है बच्चों, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कार्क कोशिकाओं में होता है। इसमें होता है कार्क कोशिकाओं में। कार्क कोशिकाओं के जड़ों में, तनों में बड़े सारे पुराने पदार्थों का जमाव होता है जिससे कार्क कोशिका बनता है। बाकी मृदुतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल ऊतक ये अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। जटिल ऊतक बना होता है जब वैसा ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिका से बने हों और वो अलग अलग कार्य भी संपन्न करें, तो वैसे ऊतक को हम कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। वैसा ऊतक जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बना हो तथा भिन्न भिन्न कार्यों का करता हो संपादन, वैसे ऊतक को हम कहते हैं क्या बच्चों? उसे हम कहते हैं जटिल ऊतक कहते हैं। इस तरह से इस सवाल का जो प्रश्न बने उत्तर होगा बच्चों, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक बना हुआ होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल बाबू कि किसके द्वारा जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जल और खनिज लवण को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है बाबू? तो इसका उत्तर होगा जाइलम। बच्चों जाइलम जो है क्या करता है? जाइलम मिट्टी से जल और खनिज को पहुंचाता है। कहां पे पहुंचाता है? ये पत्तियों में। और जाइलम कैसा ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक है और इस 4 प्रकार के कोशिकाओं को सम्मिलित किया हुआ है। सबसे पहले होता है वाहिकाएं। वाहिकाएं ट्रैकिड्स बोलते हैं इसको, ट्रैकिड्स। दूसरा वाहिनिकाएं, वेजल्स, वाहिनिकाएं। फिर देखो जाइलम तंतु। फिर देखो जाइलम मृदुतक। 4 कोशिका से बना हुआ जाइलम जटिल अस्थायी ऊतक है। तो ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक। और ये क्या करता है? जल को और खनिज को लेकर पहुंचाता है कहां? पत्तियों तक। बच्चों फ्लोएम क्या करता है? ये जो पति भोजन बना देता है उस भोजन को पौधों के हर भाग में पहुंचाता है। तो बड़ी सवाल इंपॉर्टेंट आता है कि फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम भोजन को जो पत्तियों के द्वारा बना दिया गया है उस भोजन को हर जगह पहुंचाता है। तो इसका उत्तर क्या है बाबू? इसका उत्तर होगा जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ नहीं हो सकता है ना। आओ चालनी नलिकाएं बनाने में भाग लेता है। बच्चों देखो चालनी नलिकाएं की बात करें, इसे हम कहते हैं सीव ट्यूब, SEIVE, सीव ट्यूब कहते हैं बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नलिका है। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। कौन भाग लेता है बच्चा? लेता है फ्लोएम। बच्चों फ्लोएम की बात करें तो यहां पे होता है चालनी नलिका जो दिया हुआ है, चालनी नलिका, सीव ट्यूब, चालनी नलिका। फिर होता है कंपनियन सेल, सह कोशिका। ठीक है बाबू। फिर होता है सह कोशिका, सह कोशिका। फिर देखो
फ्लोएम तंतु, इसके भी 4 भाग हैं, फ्लोएम तंतु, और फिर क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो देखो, चालनी नलिका कोशिका को हम लोग कहते हैं कंपनियन सेल, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम के भाग हैं। और चालनी नलिका बनाने में भाग कौन लेता है, तो उत्तर क्या होगा इसका, फ्लोएम। फ्लोएम में ही क्या होते हैं, सीव ट्यूब होते हैं। और बच्चों ये बेसिक इतना आपका मजबूत हो जाएगा ना, जब लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसके थ्रू, तो आपको लगेगा जैसे आप कोई पढ़ेंगे 11-12 में जाएंगे, आप नीट मेडिकल के एस्पिरेंट होंगे, तो क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं सभी बच्चों को, तो हमें तो आइडिया है। तो मैं वैसा मैं कंपटीशन का भी जब मतलब देखता हूँ सवाल उसका, तो इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। आप एकदम ध्यान से, तन्मयता से सारे सवाल का डिस्कशन सुनेंगे, इसको लिख लेंगे और याद करेंगे और देखेंगे बार बार। तो बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका बेसिक ठीक होगा, और बायोलॉजी का कोई सवाल भी आपसे नहीं छूटेगा। आइए देखिए, जैसे दिया हुआ सात कोशिकाएं कंपनियन सेल कहाँ पाई जाती है, अभी मैंने बताया फ्लोएम में, खत्म कीजिए इसको, आगे बढ़िए बच्चों। केंद्रक अनुपस्थित होता है, देखो केंद्रक कहाँ अनुपस्थित होता है बच्चों, तो देखो जो सीव ट्यूब है ना, जब भी मैंने बताया कि जो फ्लोएम का जो चलानी नलिका है, ये जब वयस्क हो जाती है, ये जब एडल्ट हो जाती है, तो बच्चों जब एडल्ट हो जाएगी ना, ये वयस्क हो जाएगी, तो इसमें से केंद्रक नहीं रहेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि केंद्रक कहाँ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद करना है कि बच्चों केंद्रक कहाँ नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है वयस्क चालनी नलिका में, एडल्ट मैच्योर सीव ट्यूब में। इसके अलावा भी आप याद रख सकते बाबू, एक आपको याद रखना होगा, उत्तक नहीं बता रहा हूं, दृढ़ोत्तक, स्क्लेरेन काइमा, याद रखेंगे, स्क्लेरेन काइमा में भी, स्क्लेरेन काइमा में भी केंद्रक नहीं होता है, जो कि दृढ़ोत्तक था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि किसमें नहीं होता, अनुपस्थित होता केंद्रक, कहेंगे वयस्क चालनी नलिका में। पौधे में फ्लोएम क्या कार्य करता है, मैंने बता दिया, आहार का चालन करता है। आहार जो बन गया उसी को पहुंचाता है ऊपर नीचे पौधों के विभिन्न भाग में। देखिए अगला, सल्की या सल्काप एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है। वो जो सल्की या सल्काप का मतलब हुआ स्क्वैमस, स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, तो ये क्या करता है, ये उत्तक घर में लगे टाइल्स के समान होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्किन के भाग में रहते हैं, तो ये सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पच्छाभी या पच्छमल एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, पच्छाभी या पच्छम जो एपिथेलियम है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों ये ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ट्रैकिया के अलावा बच्चों ये पाए जाएंगे फैलोपियन नलिका में, याद रखेंगे, फैलोपियन नलिका में भी पाए जाते हैं, फैलोपियन नलिका में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये गर्भाशय की लाइनिंग जो होती है गर्भाशय में पाए जाते हैं। तो ट्रैकिया हो गया, फैलोपियन नलिका हो गया, गर्भाशय होगा, तीनों अंश हो जाता। हालांकि यहां तो केवल ट्रैकिया ही दिया हुआ है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया किसका बना हुआ है, सिलिएटेड एपिथेलियम का बना हुआ है बच्चों, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथेलियम इसको बोलते हैं। तो पच्छाभी या पच्छमल एपिथेलियम पाए जाते हैं ट्रैकिया में, फैलोपियन नलिका में और गर्भाशय में पाए जाते हैं। त्वचा की सतह पर कौन पाया जाता है बच्चों, सल्की या सल्काप या कृत्रिम हिपैटोसाइट्स। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अस्थि है, अस्थि बच्चों क्या है, हड्डी क्या है, हड्डी क्या है, अस्थि क्या है बच्चों, तो अस्थि बच्चों एक संयोजी उत्तक है।
अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक संयोजी उत्तक है। अस्थि एक संयोजी उत्तक है। क्यों? क्योंकि बड़े सारे इसमें ज्वाइंट होते हैं, है ना। और अस्थि की बात करें तो अगर हम स्केलेटल की बात करें तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? 206 हड्डी होती है। कितने होते हैं? 206 हड्डी होता है। और इन बात करें अस्थि और उपास्थि में बटा हुआ है। अस्थि उपास्थि कार्टिलेज में बटा हुआ है, बड़े सारे प्रकार है। 206 हड्डी हैं। लेकिन जब बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उस बच्चे के शरीर में कितना हड्डी होता है? तो 300 होता है। अगर इसको बांटे हम 200 हड्डी को, तो कभी मैं उसमें क्वेश्चन करा दूंगा। बांटे तो एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी होता है, जबकि उपांगीय कंकाल तंत्र में होता है 126 हड्डी। और 126 80 जोड़ेंगे पुनः आ जाएगा 200। पुनः इसको बटा गया बच्चों। तो जब कभी मैं अस्थि पढ़ाऊंगा, आपको क्वेश्चन लाऊंगा 11th पढ़ना हम लोग को, तो मैं फिर हड्डी के पर पूरा गिन दूंगा कहाँ कितना हड्डी है। अभी बस इतना ही रखने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्थि क्या है? अस्थि है संयोजी उत्तक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। देखो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो पाई जाती है बच्चों, संयोजी उत्तक में उत्तक आता है एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक में ही फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है ना, ये कैसे होती है? ये चपटी होती है, शाखीय होती है और तंतु का निर्माण करती है। यानी ये जो होती है चपटी होंगी, चपटी, शाखीय, तंतु का निर्माण करती है। और इसके बड़े सारे फिर प्रकार हो जाते हैं, है ना। तो उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में, आएगा सवाल। तो एरियोलर उत्तक होगा, क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं जो होती है एरियोलर उत्तक में है। और फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं कैसे होती है? ये चपटी होती है, शाखीय होती है और तंतु का निर्माण करती है। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। आओ देखो अगला सवाल। ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों ऑस्टियोब्लास्ट है तो ये अस्थि में होगा। कहाँ होगा? अस्थि में। ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं अस्थि में होगा। कॉन्ड्रियोब्लास्ट पूछता आपसे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट पूछता तो ये उपास्थि में होता है। बच्चों क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है ये गुनाड्स में होते हैं, हमारे जनन ग्रंथि में होते हैं। जनन ग्रंथि यानी हमारा टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस का मतलब समझते हैं ना, वृषण। वृषण में होता है, वृषण में होगा या अंडाशय में होगा, वृषण या अंडाशय में होगा। एडिपोज उत्तक वैसे उत्तक को कहते हैं जो फैट्स को, जो वसा को संचित करते हैं। वसा की बूंदों को संचित करने वाले उत्तक को एडिपोज उत्तक कहते हैं बच्चों। और ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो शरीर मोटा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? उत्तर क्या होगा? एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक का हो जाता है सेकेंडरल तो शरीर हो जाता है मोटा, है ना। तो आपको मैंने बताया भी था और आप अभी याद भी कर लिए होंगे। एडिपोज उत्तक के सेकेंडरल से शरीर क्या तो बाबू मोटा हो जाता है। देखो फिर दिया हुआ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है श्वेत तंतुमय उत्तक। श्वेत तंतुमय उत्तक बच्चों होते हैं अशाखीय एवं लचीले। याद रखेंगे कि श्वेत तंतुमय उत्तक अशाखीय होते हैं, अशाखीय होते हैं, अशाखीय एवं लचीले होते हैं। WBC को आप इसमें रख सकते हो तुम लोग। श्वेत तंतुमय उत्तक में पीला तंतुमय उत्तक की बात करें बच्चों, पीला तंतुमय उत्तक शाखीय एवं लचीला होता है। शाखीय एवं लचीला होगा। इसमें तुम लोग टेंडन की बात कर सकते हो। शाखीय, शाखीय एवं लचीला होता है। टेंडन कार्टिलेज इसी में आता है।
लिगामेंट भी। जालवंत संयोजी ऊतक, वैसा ऊतक जिसका आकार तारा के समान हो, स्टार शेप का हो, वैसा ऊतक जिसका आकार तारा के समान हो, उसे क्या कहते हैं? जालवंत संयोजी ऊतक। आगे देखो देखो बच्चों, लिगामेंट का निर्माण किससे हुआ है? तो भी मैंने बताया कि पीला तंतुमय ऊतक बताया ना तुम लोगों को, पीला तंतुमय ऊतक। तो यहां सवाल दे दिया कि लिगामेंट का निर्माण किससे हुआ है? तो लिगामेंट भी बना हुआ है बच्चों किससे? पीला तंतुमय ऊतक से बना हुआ लिगामेंट। किसे कहते बताओ तो? लिगामेंट किसे कहते हैं? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को, अस्थि को अस्थि से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये, कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट। तुम लोग में तो दिया ही दिया था, पिछले बार जो बीपीएससी एग्जाम हुआ उसमें पूछा था कि अस्थि को मांसपेशी से, अस्थि को मांसपेशी से या मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाले, बीपीएससी का सवाल है, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बच्चों टेंडन। दोनों साथ ही में आ गए, याद रख लेना कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट, अस्थि से मांसपेशी को या मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। ये सभी पीला तंतुमय ऊतक है। बाकी की बातें हो चुकी हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, अरेखित पेशी है बच्चों। आगे पेशी से आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस आपको याद करते जाना है बच्चा, बेसिक के साथ साथ बायो का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अगर आप ये सीरीज देखेंगे बायोलॉजी वाली, है ना, तो फिर आपसे कोई भी बायोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अरेखित पेशी किसे कहते हैं? अरेखित पेशी, सबसे पहले पता लो पेशी ऊतक का प्रकार है बच्चों। पेशी में पेशी ऊतक होते हैं तीन तरह के, एक तो अरेखित होता है, एक रेखित होता है और एक हृदय पेशी होता है। तो रेखित, अरेखित और हृदय पेशी तीन प्रकार की पेशी होते हैं। तो अरेखित पेशी बच्चों वो अनैच्छिक पेशी है, कैसे है? अनैच्छिक। यानी अरेखित पेशी को हम लोग अनैच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, ऐच्छिक पेशी को हम लोग रेखित पेशी भी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं हम लोग इसको, है ना। तो इसमें क्या उत्तर होगा? इनवॉल्वेंट्री, यानी अरेखित पेशी कौन है? अनैच्छिक पेशी है ना। कौन है? अनैच्छिक पेशी है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये कहां पाया जाता है बच्चों? तो आहार नाल की भित्ति में, आंत में, रक्त वाहिनियों में। आहार नाल की भित्ति में, आहार नाल की भित्ति में, रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में, है ना, जहां पे अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आहार नाल की भित्तियों में और रक्त वाहिनियों में जो पेशी पाई जाती है उसे कहते हैं आरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी। बच्चों पूरे जो अगला सवाल देखो, दिया हुआ अगला सवाल, मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ते कौन? जैसे मतलब मैंने टेंडन, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, अस्थि को अस्थि से, और मांसपेशी को अस्थि से कौन? टेंडन। कमजोर जो होता है हड्डी, उपास्थि कार्टिलेज बोलते हैं इसको, एपिथेलियम आप जानते ही हैं। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत क्या है बच्चों? रक्त प्लाज्मा में देखो बाबू, ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा से बना हुआ है, जो प्लाज्मा से बना हुआ है और फॉर्म्ड सेल से बना हुआ है, जीवित कोशिका से बना हुआ है, फॉर्म्ड सेल से। तो बच्चों प्लाज्मा का भाग है 55%। रक्त में प्लाज्मा का भाग कितना है?
55%। और फॉर्म्ड सेल जिसमें तुम्हारा आ जाता है आरबीसी, जिसमें तुम्हारा आरबीसी आ जाता है, जिसमें तुम्हारा आ जाता है डब्ल्यूबीसी, जिसमें तुम्हारा आ जाता है प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी, और आता है प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये बच्चों फॉर्म्ड सेल है 45%। और फिर आपका सवाल क्या है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% प्रोटीन होते हैं, 10% प्रोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं। तो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 90%। क्या होगा बच्चों, 90%। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। देखो रक्त के थक्का जमने में कौन मदद करता है, बहुत ही शानदार सवाल, आओ इसकी चर्चा करें। रक्त का थक्का कौन जमाता है बच्चों, तो सबसे पहले आप जाने आरबीसी तो नहीं, श्वेत रुधिर ये तो नहीं, तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बच्चों बोलते हैं। ये जो प्लेटलेट्स है ना रक्त का भाग, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो तुमसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो तुम क्या कहोगे, प्लेटलेट्स। इसके अलावा बच्चों पूछता है कि कौन सा प्रोटीन रक्त जमा देता है। तुमसे अगर पूछे प्रोटीन कौन सा है, तो तुम कहोगे फाइब्रिनोजेन। तुमसे पूछे कोई, ठीक है, तुम बताओ कौन सा विटामिन रक्त जमा देता है, तुम कहोगे विटामिन के। फिर तुमसे कोई पूछे कि तुम बताओ कौन सा तत्व रक्त जमा देता है, तो तुम कहोगे कैल्शियम। और फिर तुमसे कोई पूछे कि तुम बताओ कौन सा हार्मोन है जो रक्त को जमा देता है, तो तुम कहना थ्रोम्बिन। रक्त जमाने वाले को तो अगर तुमसे कोई हार्मोन पूछ दे बच्चों, तो हार्मोन का नाम लेना थ्रोम्बिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, रुधिराणु को पूछे कौन रुधिराणु, रुधिर के कौन से अणु, तो रुधिराणु तुमसे कोई पूछे तो तुम कहना प्लेटलेट्स। सवाल कितने बन गए, कौन से प्रोटीन है जो रक्त जमा देता है, कहेंगे फाइब्रिनोजेन। कौन विटामिन, कहेंगे के। कौन से तत्व से रक्त जमता है, कहेंगे कैल्शियम। कौन सा हार्मोन, थ्रोम्बिन। कौन सा रुधिराणु, कहेंगे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। बच्चों डेंगू की जब बुखार होती है ना, तो यही प्लेटलेट्स गिरता है, इसकी संख्या होती है 1.5 से 3 लाख। अब बच्चों बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। देखो तंत्रिका उत्तक इकाई है, तंत्रिका उत्तक इकाई आओ। तंत्रिका उत्तक किसकी इकाई है बच्चों, तो कहेंगे कि तंत्रिका उत्तक की इकाई है। यही सवाल दिया हुआ है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तो बच्चों तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। हालांकि सब डेंड्रॉन, एक्सॉन और ये सब जो दिया हुआ है साइटोन, ये सभी तंत्रिका उत्तक के भाग हैं। लेकिन न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन ये तंत्रिका उत्तक का इकाई है। और आपको पता भी है कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका है ना। मनुष्य की भी सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका है, जिसकी लंबाई होती है 1 मीटर के आसपास में। अब देखो तंत्रिका उत्तक इकाई तो क्या हो गया बच्चों, तो इसका आंसर हो गया न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं। अब देखो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किसके द्वारा, तंत्रिका उत्तक के द्वारा। तंत्रिका उत्तक में विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है। एक बार अगर इसमें कुछ हो जाए तो दोबारा नहीं बन सकती है बच्चों, ध्यान देंगे। आओ अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश सरल उत्तक का प्रकार है बच्चों। कौन है सरल उत्तक का प्रकार, आपको बताने हैं कौन कौन है सरल उत्तक। तो मैंने बहुत सा लिखवाया तुम लोग को, मृदोत्तक लिखवाया है, कुलन कायमा लिखवाया है। तो यहाँ तुम लिख सकते हो मृदोत्तक।
उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? मृदोत्तक। मृदोत्तक, मृदोत्तक यानी पैरेनकाइमा। एक ही भरना है, तुम एक ही भरोगे, पैरेनकाइमा। वरना हो क्या सकता है? हो सकता है बहुत सारा। पैरेनकाइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमा हो सकता है। डैश उत्तक संरक्षण का कार्य करता है। कौन सा उत्तक? तो मृदोत्तक। मृदोत्तक, मृदोत्तक संरक्षण का कार्य करता है। बीजोत्तक की कोशिकाओं में डैश भरा रहता है बच्चों, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जड़ में बच्चों, जड़ में दृढ़ उत्तक अनुपस्थित होता है। याद रखेंगे कि दृढ़ उत्तक या स्थूल कोण उत्तक। कौन सा उत्तक जड़ में अनुपस्थित होता है बाबू? कौन सा उत्तक है जो जड़ में अनुपस्थित होता है? तो दृढ़ उत्तक इज राइट आंसर, दृढ़ उत्तक ही बाबू होगा, ठीक ना। अब आगे देखेंगे, अस्थायी उत्तक डैश एवं डैश दो प्रकार के होते हैं। तो अस्थायी उत्तक होता है कौन कौन? तो अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं बाबू। एक का नाम है सरल और एक का नाम है जटिल। सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। यहां होगा सरल अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक होता है सरल और जटिल। और तुम्हें पता है सरल में कौन कौन आता है? मृदोत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, जटिल में जाइलम और फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्लोरोफिल युक्त मृदोत्तक को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल युक्त मृदोत्तक को क्या बोलते हैं? तो क्लोरोफिल युक्त मृदोत्तक को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। तो इसका क्या हो रहा है इसमें? क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। आगे बढ़ेंगे। डैश उत्तक कोशिकाएं मृत होती है। तुम्हें पता है? मैंने बताऊंगा नहीं, मैं बता दिया हूं, तुम लोग खुद से बनाओगे। मैंने बताया इसी में कि किसकी उत्तक कोशिकाएं मृत होती है, कमेंट करना। आगे बढ़ रहे हैं। रेशेदार पौधों में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा उत्तक? तो कहेंगे दृढ़ उत्तक। कौन उत्तक? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फाइबर भी, फाइबर तो जो भरना है दो में से कोई भर देना। दृढ़ उत्तक पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम बता दिया हूं मैं। जटिल उत्तक बताना नहीं चाहिए साहब, तुम लोग खुद बनना चाहिए। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं डैश के तत्व है, बोलो बता दें। बताना तो नहीं चाहिए, बता देते हैं। जाइलम इडियोलर उत्तक डैश के प्रकार हैं। और इधर से तुम जानते हो कि क्या ये संवहन संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। डैश तापरोधक होने कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। कौन सा उत्तक तापरोधी होने कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है बच्चों? है एडिपोज, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है, वही उत्तक एडिपोज। डैश एक तरल संयोजी उत्तक है। कौन? बोलो रक्त। रक्त एक, रक्त और क्या लसिका भी कर सकते हो, दो भर सकते हो, कोई एक भर देना तुम। रक्त या लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला श्वेत तंतुमय उत्तक क्या कहलाता है? सब जानते हो, बस मैं बता देता हूं, टेंडन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाला प्रोटीन बोलते हैं कॉन्ड्रीन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ड्रीन प्रोटीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कॉन्ड्रीन।
कॉन्ड्रिन। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? ऐच्छिक वॉलंटरी पेशी। हृदय पेशी डैश की दीवार या भित्ति से बनती है, तो ये बनती है अनैच्छिक, अनैच्छिक या कार्डियक, कार्डियक की दीवार से बनती है। डैश की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका उत्तक, तुम पढ़े हुए हो, तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। लिगामेंट का निर्माण किससे होता है बच्चों? पीला तंतुमय उत्तक से होता है, पता है तुम्हें? पीला तंतुमय उत्तक। आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, अस्थि में पाई जाती है। बच्चों देखो, तो अभी हमने कराया और समय भी हो गया, लगभग 40 मिनट हो गए हैं, है ना? तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी होगा तो आप देख नहीं पाते हैं, है ना? तो क्या होगा कि इसमें अभी और सवाल है, अभी इसमें बड़े सारे सवाल हैं जो बहुत मज़ेदार सवाल है। हालांकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया है, आपका प्रैक्टिस ही हो रहा है ना? तो अगला पार्ट जो इसका आएगा, ये अगले टिश्यू का पार्ट 2 भी आएगा, टिश्यू का पार्ट 2 भी आएगा। तो पार्ट 2 में आपको और कुछ मैं बताऊंगा, है ना? आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले सेशन में मिलेंगे टिश्यू का दूसरा सेशन लेकर के, क्योंकि अभी लगभग 60 क्वेश्चन बाकी है, अभी 60 क्वेश्चन बाकी है प्लस उसका डिस्कशन, है ना? तो अभी कायदे से कहा जाए तो बड़े सारे क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए इस सेशन को हमको यही समाप्त करना पड़ रहा है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो आप देख नहीं पाते हैं, है ना? तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो अब बताइएगा, अपना प्यार कमेंट सुझाव देंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में बांटेंगे। जल्द ही हम आपके लिए कुछ और बढ़िया करने वाले हैं, बस आपका साथ यही बना रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।